7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आ गए हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान हुआ है। वहीं विपक्षी गठबंधन को 13 में से 10 सीटों पर जीत मिल गई। विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा फायदा टीएमसी और कांग्रेस को हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव जीतने में सफल रहीं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले चुनाव पर सबकी नजरें टिकी थी। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि 7 राज्यों में नतीजे कैसे रहे, किस राज्य में किस पार्टी को फायदा हुआ और किसे नुकसान, कहां दल बदल कराना पार्टियों के लिए फायदे का सौदा रहा, कहां विधायकों के दल बदल कराने के बाद भी पार्टियों को सफलता नहीं मिली। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में उपचुनाव के नतीजे आए और वो नतीजे कैसे रहे। तो शनिवार को जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं उनमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल के रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, वहीं तमिलनाडु के विक्रमगंडी, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब के जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट शामिल है। जिन सीटों पर उपचुनाव कराया गया था पिछली बार इनमें से बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 3-3 सीटें जीती थी। दूसरे स्थान पर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी, बसपा, जेडीयू, आप और डीएमके के एक-एक उम्मीदवार विजयी हुए थे। अब जिन राज्यों में उपचुनाव हुए थे उनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें पश्चिम बंगाल की थी और यहां 3 सीटें रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा में बीजेपी के मौजूदा विधायकों के पाला बदलने की वजह से उपचुनाव हुए। वहीं मानिकतला में टीएमसी विधायक के निधन के कारण उपचुनाव हुआ। और नतीजों की अगर बात करें तो राज्य की सत्ताधारी टीएमसी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया, ठीक लोकसभा चुनाव की तरह। जिन 4 सीटों पर अभी उपचुनाव हुए उनमें 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये 3 सीटें जीती थी, जबकि अब ये टीएमसी के खाते में चली गई हैं। पश्चिम बंगाल में रायगंज में कृष्णा कल्याणी, बागदा में मनुपर्णा ठाकुर और रानाघाट दक्षिण में मुकुटमणि अधिकारी और मानिकतला में सुप्ति पांडे को जीत मिली है। बीजेपी में आए 3 विधायकों में से 2 को टीएमसी ने इस उपचुनाव में मौका दिया, जबकि 1 को टिकट नहीं मिला। हालांकि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में कृष्णा कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी और विश्वजीत दास को उतारा गया था, लेकिन उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा था। इसके अलावा मानिकतला में टीएमसी ने दिवंगत नेता साधन पांडे की पत्नी सुप्ति पांडे को मैदान में उतारा। फरवरी 2022 में मौजूदा टीएमसी विधायक साधन पांडे की मृत्यु हो गई थी। इस उपचुनाव के लिहाज से पश्चिम बंगाल के बाद हिमाचल प्रदेश सबसे अहम राज्य रहा। राज्य में 3 विधानसभा सीटों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ के लिए उपचुनाव हुए। राज्य में कांग्रेस को फायदा हुआ और 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने सफलता हासिल कर ली। वहीं पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ है। इस साल मार्च में 3 निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर की विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। ये वही विधायक थे जिन्होंने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था, क्रॉस वोटिंग की थी। बाद में ये विधायक बीजेपी में ही शामिल भी हो गए और बीजेपी ने पूर्व विधायकों को उनकी सीटों से मैदान में उतारा, लेकिन इनमें हमीरपुर से आशीष शर्मा ही जीत सके। दिलचस्प बात यह है कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। देहरा सीट पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर उम्मीदवार थी। उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह को शिकस्त दी। सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हरा दिया। वहीं नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी के टिकट पर उतरे पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर को पटखनी दी। बीजेपी से बागी हरप्रीत सैनी ने पार्टी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। हरप्रीत सैनी को कुल 13,025 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार केएल ठाकुर की हार का अंतर 8,990 वोटों का रहा। उपचुनाव के नतीजों में उत्तराखंड तीसरा सबसे अहम राज्य रहा। राज्य की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें विपक्षी कांग्रेस को ही सफलता मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 पर बीजेपी को जीत मिली थी।
जो नतीजे सामने आए उसके बाद राज्य में बसपा के इकलौते विधायक बचे हैं। पिछले साल अक्टूबर में मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव जरूरी था। मुस्लिम और दलित बहुल मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई थी और इस बार भी नतीजा नहीं बदला। इस सीट पर पहले कांग्रेस या बसपा का कब्जा रहा है। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने एक करीबी मुकाबले में बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को महज 422 वोटों से हरा दिया। वहीं बसपा से उतरे पूर्व विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान तीसरे स्थान पर रहे। राज्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विधानसभा सीट बद्रीनाथ पर भी उपचुनाव हुआ, जहां कांग्रेस ने बाजी मार ली। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस साल मार्च में इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी की तरफ से उतरे राजेंद्र भंडारी को 5224 मतों से शिकस्त दे दी। अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी को इस बार भी सफलता मिली। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के मुकाबले यहां किसी दल को फायदा या नुकसान नहीं हुआ था। अब ये उपचुनाव मौजूदा आप विधायक शीतल अंगुराल के पार्टी विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ। अंगुराल ने मार्च 2024 में आप छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। शनिवार को आए नतीजे में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आपके मोहिंदर भगत ने विजय हासिल की। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर उतरे अंगुराल को 37,325 मतों से शिकस्त दी। वहीं मोहिंदर भगत पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व विधायक भगत चुन्नी लाल के बेटे हैं। इस मुकाबले में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। पार्टी ने जालंधर की पूर्व वरिष्ठ उप महापौर और 5 बार नगर निगम पार्षद रह चुकी सुरेंद्र कौर पर दांव लगाया था। वो रविदासिया समुदाय की प्रमुख दलित नेता हैं। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट भी बहुत दिलचस्प रही। यहां उपचुनाव कई मायनों में दिलचस्प रहा। यहां चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के बागी शंकर सिंह ने परचम लहरा दिया। निर्दलीय उतरे शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,246 मतों से हरा दिया और राजद की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर चली गई। रुपौली उपचुनाव मौजूदा जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस साल मार्च में इस्तीफा देने और राजद में शामिल होने के बाद कराया गया। ये वही बीमा भारती हैं जो राज्य में सत्ता परिवर्तन के दौरान विपक्ष के खेमे में चली गई थी। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी। पूर्णिया सीट पर उन्हें निर्दलीय पप्पू यादव से हार मिली थी। इस तरह से महज 40 दिन के अंदर बीमा भारती को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिया लोकसभा सीट पर जीतने वाले निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन ये भी उनके काम नहीं आया। अब बात कर लेते हैं एमपी उपचुनाव की, जहां छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट का उपचुनाव भी रोचक रहा। यहां कड़े मुकाबले में बीजेपी के टिकट पर उतरे कमलेश शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन शाह को 3027 वोटों से हरा दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवीराम भलावी भी मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया। 28,723 वोट लेकर भलावी तीसरे स्थान पर रहे। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई थी, जिस पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। इस तरह से राज्य में बीजेपी की एक और सीट बढ़ गई है और पिछला चुनाव कांग्रेस से जीते कमलेश शाह ने विधायकी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुआ। 2023 के विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा समेत छिंदवाड़ा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में विजयी परचम फहराया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी पहली परीक्षा थी, जिसमें वो पास हुए हैं। और अब दक्षिण का रुख करें तो तमिलनाडु उपचुनाव की बात कर लेते हैं। विक्रमंडी विधानसभा सीट जीतकर डीएमके ने विधानसभा में अपना आंकड़ा बरकरार रखा है। इस चुनाव में पार्टी के अन्नयूर शिवा ने एनडीए के सहयोगी पीएमके के सी अंबुमणि को 67,757 वोटों से शिकस्त दे दी। इसी साल 6 अप्रैल को मौजूदा डीएमके विधायक एन पुंगाजेंथी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने उपचुनाव का बहिष्कार किया था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि संख्या बल के लिहाज से किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ।
संख्या बल के हिसाब से देखें तो इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा फायदा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को हुआ है। राज्य की जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए उनमें से केवल एक टीएमसी के पास थी और अब चारों पर ममता की पार्टी का कब्जा हो गया है। इस तरह से उन्हें 3 सीटों का फायदा हो गया और इसी तरह कांग्रेस भी इस चुनाव में फायदे में रही। चुनाव से पहले इन 13 में से 2 सीटें ही कांग्रेस के पास थी, अब उसके 4 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे और इस तरह से इस उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीट का फायदा हो गया। नुकसान की बात करें तो बीजेपी, बसपा और जेडीयू को सीटों के लिहाज से नुकसान हुआ है। उपचुनाव वाली 13 में से 3 सीट पर बीजेपी के विधायक थे, अब इनकी संख्या 2 रह गई है। पार्टी को हिमाचल और मध्य प्रदेश में एक-एक सीट का फायदा हुआ, लेकिन बंगाल में 3 सीटों का नुकसान हो गया। इससे कुल आंकड़े में नुकसान दिख रहा है। इसी तरह बिहार में जेडीयू को अपनी सीट गंवानी पड़ गई तो उत्तराखंड में बसपा को हार का सामना करना पड़ा। डीएमके, आम आदमी पार्टी अपनी अपनी सीटें बचाने में सफल रहे और उन्हें ना तो फायदा और ना ही नुकसान का सामना करना पड़ा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।